CHAT फायर सोल। फिर तो आपने बिल्कुल सही इंसान को चुना है। एक मैजिशियन बनने से पहले मुझे एक डिटेक्टिव बनना था। मैंने 500 से ज्यादा डिटेक्टिव सीरीज देखी हैं और मैं कई सारी चीजों में माहिर हूं, आरव ने कहा। लेकिन फिर खुद को रोकते हुए बोला, सॉरी मैम, मेरा मतलब है कि आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। इन्वेस्टिगेशन का नाम सुनते ही आरव इतना एक्साइटेड हो गया था कि लंबी लंबी हाँकने से खुद को रोक नहीं पाया। मैं यहां हूं ये सबको पता नहीं चल सकता, और अगर सीक्रेट कॉप्स के मेरे सीनियर सही हैं तो फिर उस आदमी के पास हमारे सवालों के जवाब होने चाहिए। मिस मीरा ने खिड़की से बाहर एक आदमी को देखते हुए कहा। उस आदमी में ऐसा क्या है? आरव ने पूछा। अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूं तो ऐसे मामलों में कोई न कोई बुरी शक्ति जरूर होती है। ये बुरी शक्ति और कोई नहीं बल्कि सही रास्ते से भटके हुए अच्छाई को भुला चुके मैजिशियंस ही होते हैं। इस दुनिया में कई ऐसे मैजिशियंस हैं जो बहुत बुरे हैं। भले ही वो शैतान नगरी के साथ नहीं है, लेकिन उन्होंने कई ऐसे काम किए हैं जो कानून और इंसानियत के खिलाफ है। इंसानों को मारना उनके लिए बहुत आम बात होती है। तुम उस इंसान की शक्ल सूरत पर मत जाओ। देखने में तो एकदम शरीफ, लेकिन न जाने कितने ही लोगों को मारा है इसने। ऐसे लोग मैजिकल बीस्ट से भी ज्यादा जंगली होते हैं, मिस मीरा ने उसे बताया। मिस मीरा बस यही चाहती थी कि आरव समझ जाए कि ये सिचुएशन कितनी सीरियस है और वो यहाँ घूमने नहीं बल्कि उन बुरे लोगों से लड़ने के लिए आई थी। ऐसे लोग इतने बुरे होते थे कि अपने मतलब के सामने उन्हें किसी दूसरे के जिंदगी की कोई परवाह नहीं होती थी। आपने मुझे यहाँ इतने खतरनाक लोगों का सामना करने के लिए बुलाया है। मुझे डर है कि मैं उनसे नहीं लड़ पाऊंगा, आरव ने कहा। पहले मैं एक इंटरमीडिएट फायर को बुलाने वाली थी, लेकिन फिर उसे कोई और काम आ गया। अगर मैं उसके आने का इंतजार करूंगी तो ये आदमी मेरे हाथ से निकल जाएगा। मिस मीरा समझती थी कि ऐसी चीजों का सामना करने के लिए आरव भी बहुत छोटा था, लेकिन उनके पास उसे बुलाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। आपकी परेशानी मेरी परेशानी। अब आप देखिए कि मैं कैसे उसका पीछा करता हूं, और उसका घर तो छोड़िए, मैं तो ये तक पता लगा लूंगा कि वो सुबह उठता कितने बजे है। मुझे पता था जब तक तुम्हें कुछ फायदे नहीं दिखेंगे तब तक तुम कुछ भी नहीं करोगे। मिस मीरा आरव की बात समझ गई थी। आखिर आरव को मिस मीरा से 3 फायर स्टार एटलस बुक्स और 3 समनिंग स्टार एटलस बुक्स मिल गई थी। अब उसके पास कुल 7 स्टार एटलस बुक्स थी और इससे आरव बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था। लेकिन साथ ही साथ मिस मीरा ने आरव को यह भी याद दिला दिया था कि स्टार एटलस बुक्स तो वो उसे आसानी से दे सकती थी, लेकिन अगर वो अपनी जादुई शक्तियों को बढ़ाना चाहता है तो उसे इन स्टार एटलस बुक्स का इस्तेमाल कम करना होगा और खुद अपने स्टॉर्स को कंट्रोल करना सीखना होगा। क्योंकि जितना ज्यादा वो इन स्टार एटलस बुक्स का इस्तेमाल करता, उतना ही ज्यादा मुश्किल उसे अपने स्टॉर्स को कंट्रोल करने में होती। वैसे भी प्राइमरी और इंटरमीडिएट मैजिक एक दूसरे से बेहद अलग होते थे। इंटरमीडिएट मैजिक की ताकत देखकर आरव की रातों की नींद उड़ गई थी। वो जल्द से जल्द पूरी तरह से इसका कंट्रोल सीखना चाहता था। एक मैजिशियन को अपने स्टॉर्स को खुद ही कंट्रोल करना होता है ताकि वो स्टॉर्स उन मैजिशियन को पहचान सके। मैजिशियन स्टॉर्स के लिए उनके केयरटेकर की तरह होते हैं, और अगर कोई मैजिशियन बार बार उन्हें कंट्रोल करने के लिए स्टार एटलस बुक्स जैसी चीजों का इस्तेमाल करता तो उसके स्टॉर्स उसकी बात नहीं सुनते। उनके लिए फिर ये स्टार एटलस बुक्स ही उनके केयरटेकर बन जाते। मिस मीरा ने आरव से इसके खत्म होने के बाद इन स्टार एटलस बुक्स को इस्तेमाल करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि इसका बुरा असर आरव के कंट्रोल पर ही होता। वैसे भी आरव की कल्टीवेशन रफ्तार इतनी तेज थी कि वो जल्द ही इसके बिना भी इंटरमीडिएट मैजिक का इस्तेमाल कर सकता था। मिस मीरा से स्टार एटलस बुक्स लेने के बाद आरव किसी आम टूरिस्ट की तरह तैयार हो गया था, ताकि उस बुरे आदमी का पीछा कर सके। अगर सच कहा जाए तो आरव बेहद कंफ्यूज था। देखने में तो वो आदमी उसे अच्छा और हैंडसम लग रहा था, तो फिर वो कुछ बुरा कैसे कर सकता था। थोड़ी देर चलने के बाद वो आदमी एक खेत में रुक गया, जहां लगभग कोई नहीं था। बस 2-4 किसान पास बैठकर अपनी किस्मत को कोस रहे थे। ऐसा पहली बार हुआ था कि उनके शहर में सूखा पड़ रहा था और उनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। वो आदमी इस खेत में खड़े होकर बहुत ध्यान से कुछ देख रहा था। फिर किसानों के पास जाकर उसने बहुत ही इज्जत से कहा, दादा, आप क्या बता सकते हैं कि इस जगह सूखा पड़ना शुरू कब हुआ था? अभी कुछ 10-15 दिन पहले मेरा बेटा नदी में अपने दोस्तों के साथ तैरने गया था। जब वो वहां से वापस आया तो उसने मुझे बताया कि नदी का पानी सूख रहा है। उसमें इतना पानी भी नहीं है कि उसमें वो और उसके दोस्त तैर पाए, और उस दिन के बाद से तो पानी की कमी हो गई और कुछ दिन में ही नदी पूरी तरह सूख गई। एक मैली बनियान पहने बोए हुए किसान ने कहा। धन्यवाद, मैं बाकी वहीं जाकर देख लूंगा। बेटा, मैं तो यही कहूंगा कि तुम वहां मत जाओ। उस जगह का तापमान बहुत ज्यादा है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमें जलती हुई भट्टी में रख दिया हो, किसान ने कहा। आप चिंता मत कीजिए दादा, मुझे कुछ नहीं होगा, उस बुरे आदमी ने कहा, और उस बूढ़े किसान के बताए हुए रास्ते पर नदी के ऊपर जाने लगा।
आरव ने उसे देखकर सोचा कि अगर वो उस आदमी का पीछा करेगा तो शायद पकड़ा जाएगा। थोड़ी देर रुकने के बाद आरव उस बूढ़े किसान के पास गया जिससे उस बुरे आदमी ने बात की थी। वो उससे कुछ पूछने ही वाला था कि तभी उसके बगल में आकर किसी ने कहा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, हमें उसका पीछा करना चाहिए। आरव अचानक से ये आवाज सुनकर हैरान रह गया था। ये कोई और नहीं बल्कि उसकी मीरा मैम थी। मैम, मैं जानता हूँ आपके पास शेडो एलिमेंट है, लेकिन इस तरह आपको मुझे डराने की क्या जरूरत है? आरव मन ही मन बुदबुदाया। क्या तुमने कुछ कहा? आरव, नहीं नहीं मैम, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। आरव को लगा था जैसे उसे किसी ने रंगे हाथों पकड़ लिया हो। मुझे लगता है कि वो आदमी भी इस सूखी नदी का कारण ढूंढने की कोशिश कर रहा है, आरव ने मिस मीरा से कहा। हम चलते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वहां कुछ और लोग भी इकट्ठा होने वाले हैं, मिस मीरा ने कहा। उनकी बात सुनकर आरव को लगा कि ये मामला इतना सरल नहीं था जितना मिस मीरा उसे बता रही थी। थोड़ा आगे जाने के बाद उन्होंने देखा कि जैसा उस किसान ने बताया था, ये नदी छोटी सी पहाड़ी से निकल रही थी और पूरी तरह सूख चुकी थी। इस नदी में पानी का नामो निशान नहीं था और इसके अगल बगल के पेड़ भी पूरी तरह से सूख गए थे और मरने के कगार पर थे। ये जगह ऐसी क्यों लग रही है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ 12 महीनों से सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन ये बात किसी को पता क्यों नहीं चली? आरव ने अपने फोन को देखकर कहा। अरे यहाँ तो फोन का सिग्नल भी नहीं है। मैं भूल कैसे गया कि यहाँ आसपास कोई टावर ही नहीं है। मैं भी ना। नहीं, ये कोई आम बात नहीं है। ये बारिश का मौसम है और आज तक यहाँ कभी भी सूखा नहीं पड़ा। हमें उस आदमी का पीछा करना चाहिए। हमें कोई न कोई सुराग तो जरूर मिलेगा, मिस मीरा ने उससे कहा। आरव ने उनकी बात सुनकर अपना सिर हिलाया और कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक मिस मीरा ने आरव के मुंह पर अपना हाथ रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया। आरव हैरान हो गया था। तभी मिस मीरा ने अपनी शैडो स्पेल का इस्तेमाल किया और आरव और मिस मीरा पास के कुछ पेड़ों की परछाई में छिप गए। उन्होंने आरव से बेहद दबी आवाज में कहा, जल्दी से अपना ओरा छुपाओ। सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि आरव कुछ समझ ही नहीं पाया, लेकिन मिस मीरा की बात सुनते ही उसने बिना सवाल किए अपना ओरा छुपा लिया था। वो मिस मीरा पर पूरी तरह से भरोसा करता था। उस दिन से ही उनके लिए वो एक रोल मॉडल बन गई थी। जिस दिन उसने उन्हें पहली बार अपनी फायर स्पेल को इस्तेमाल करते हुए देखा था, कुछ ही पलों बाद उसके चारों तरफ एक डार्क ओरा छा गया था। जब उसने अपना सिर झुकाकर देखा तो उसे अपना शरीर नहीं दिख रहा था, मानो वो गायब हो गया हो। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो पेड़ के नीचे एक परछाई थी और मिस मीरा भी उसे दिखाई नहीं दे रही थी। मिस मीरा के इस मैजिक स्पेल ने आरव की नजरों में उनकी इज्जत और बढ़ा दी थी। अभी भी ऐसी कई सारी चीजें थी जो आरव को मिस मीरा के बारे में नहीं पता थी। उनकी जादुई शक्तियां उसकी कल्पना से कई गुना ज्यादा थी। जब वो उस परछाई में छुपा हुआ था, तभी वहां कुछ लोगों के कदमों की आवाज सुनाई दी। आरव अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने सूखी हुई नदी की तरफ देखा। वहां पेड़ों के पास कुछ लोग थे और उनके कपड़ों को देखकर लग रहा था कि वो हंटर मैजिशियंस थे, क्योंकि हंटर मैजिशियंस को आमतौर पर शहर के बाहर काम करना पड़ता था और आए दिन उनका सामना मैजिकल बीस्ट से होता रहता था। इसलिए उनके पास कई सारे मैजिक टूल्स होते थे, जिस वजह से उन्हें पहचानना बेहद आसान हो जाता था। आरव कंफ्यूज हो गया था। वो ये सोच रहा था कि कहीं सरकार ने इन लोगों को इस मिशन पर तो नहीं भेजा था, और वो लोग इसलिए तो यहाँ नहीं आए थे। मुझ पर भरोसा करो, मुझे सच में लगता है कि यहाँ एक फायर सोल है। इन बेवकूफों को लगता है कि यहाँ सूखा पड़ा है। तुम लोग तो जानते ही हो कि एक फायर सोल कितने में बिकता है। यही सही मौका है। उस फायर सोल को यहाँ से चुरा लेते हैं और कहीं ले जाकर ऊंचे दामों में बेच देंगे और फिर हम सब अमीर हो जाएंगे, काउबॉय हैट पहने हुए एक आदमी ने कहा। तुम हमारे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे? हम अपना एक मिशन छोड़कर यहाँ आए हैं। अगर हमें यहाँ कुछ नहीं मिला तो, एक आदमी ने कहा। उसके चेहरे पर एक घाव का निशान था। मुझे भी लगता है कि यहाँ एक फायर सोल है। अगर यहाँ सूखा पड़ा होता तो इतनी जल्दी सब कुछ तबाह नहीं हो जाता। ये जगह 10 दिन में किसी रेगिस्तान की तरह हो गई है, एक चश्मे वाले आदमी ने कहा। ठीक है, तो फिर हम लोग जल्दी ही फायर सोल की लोकेशन ढूंढते हैं और यहाँ से निकलते हैं। हाँ, इस बार हम सच में अमीर हो जाएंगे, उस आदमी ने कहा जिसके चेहरे पर निशान था। और तू सुन, तू फायर मैजिशियन है, इसका मतलब ये नहीं कि तू इसका इस्तेमाल कर ले। इसे बेचकर जो भी पैसा मिलेगा हम सब में बांट लेंगे। फायर सोल, ये नाम सुनते ही आरव के दिमाग में कई सारे सवाल आ गए थे। उसने ये नाम पहली बार सुना था, लेकिन जिस तरह से वो हंटर मैजिशियंस इसके बारे में बात कर रहे थे, उसे समझ में आ रहा था कि ये बहुत कीमती था। इसके बारे में तो हमें स्कूल में भी कुछ नहीं बताया गया थे, आरव ने मन ही मन सोचा और फिर मिस मीरा की तरफ देखने लगा। वैसे तो असलियत में मिस मीरा एक टीचर नहीं थी, लेकिन 2 साल तक उनसे पढ़ने के बाद आरव के लिए वो किसी टीचर से कम नहीं थी। उन्होंने शुरू से ही आरव को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया था।
उनकी जादुई शक्तियां और ज्ञान को देखकर आरव हमेशा दंग रह जाता था। वो हंटर मैजिशियंस जो यहाँ आए थे अब थोड़ी दूर पर चले गए थे, इसलिए मिस मीरा ने खुद पर से अपनी शैडो स्पेल हटा दी थी। उनके ऐसा करते ही आरव को उन दोनों की परछाई दिखने लगी थी। मिस मीरा आरव के एक्सप्रेशंस को देखकर समझ गई थी कि उसे फायर सोल के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उन लोगों के दूर जाते ही वो उसे समझाने लगी। इस दुनिया में अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं और इन सब की शक्तियां भी अलग अलग ही होती हैं, लेकिन कुछ खास जगहों पर इन एलिमेंट्स की शक्ति बाकी जगहों से कहीं ज्यादा होती है और इसी तरह उस एलिमेंट के सोल का जन्म होता है। यहाँ मौजूद फायर एलिमेंट की शक्ति आम फायर एलिमेंट की शक्ति से कहीं ज्यादा है, जिस वजह से ये एक फायर सोल में बदल गया। और अगर ये फायर सोल किसी फायर मैजिशियन के हाथ लग जाए तो उस मैजिशियन के फायर स्पेल्स की शक्तियां कई गुना बढ़ जाएंगी। जैसे ही आरव ने मिस मीरा की बात सुनी, वो बेहद एक्साइटेड हो गया और उसे तो पता भी नहीं था कि ऐसी भी कोई चीज दुनिया में होती थी। सच कहा जाए तो अभी ऐसी कई बातें थी जो आरव को इस दुनिया के बारे में पता ही नहीं थी, ये उनमें से एक थी। आरव ये तो बहुत अच्छे से जानता था कि मैजिशियंस चाहे इंटरमीडिएट रैंक पर हो या फिर प्राइमरी रैंक पर, किसी भी स्पेल की जादुई शक्ति हमेशा बराबर ही होती है। इसका मतलब ये था कि आरव अभी एक इंटरमीडिएट मैजिशियन था और उसकी प्राइमरी स्पेल्स इस्तेमाल करने की रफ्तार बहुत तेज थी। लेकिन उन स्पेल्स का असर तो प्राइमरी मैजिशियंस की स्पेल्स के जैसा ही था। ऐसा तो उसने अनन्या की परियों वाली कहानियों में सुना था कि किसी मैजिशियन की स्पेल्स का असर उसके कल्टीवेशन के साथ साथ बढ़ता जाता था। आरव ने कभी नहीं सोचा था कि उसके स्पेल्स की जादुई शक्ति भी बढ़ सकती थी, और उसने तो ये सपने में भी नहीं सोचा था कि जो चीज ऐसा कर सकती थी वो यहीं मौजूद थी। एक फायर सोल। मैजिशियंस को उस फायर सोल की शक्ति अपने अंदर खींचनी होती थी और फिर ये शक्ति खुद ब खुद उनके नेबुला तक पहुंचकर उन्हें पहले से कहीं गुना ज्यादा ताकतवर बना देती थी। अगर साफ साफ कहा जाए तो इस फायर सोल की शक्तियां पाने के बाद एक फायर एलिमेंट की सिर्फ प्राइमरी स्पेल ही आदमखोर चूहों और एक आंख वाले भेड़िए जैसे मैजिकल बीस्ट का काम तमाम कर सकती थी। आरव एक इंटरमीडिएट मैजिशियन बन चुका था और अब उसकी जादुई शक्तियां स्टोर्स में नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़े एक नेबुला में स्टोर होती थी, जिस वजह से कई सारी प्राइमरी स्पेल्स का इस्तेमाल करने के बाद भी आरव थकता नहीं था। वैसे तो इंटरमीडिएट स्पेल्स में किसी मैजिकल बीस्ट को मारने की कहीं ज्यादा ताकत होती थी, लेकिन वो हर बार छोटे छोटे मैजिकल बीस्ट पर भी अपनी इंटरमीडिएट स्पेल का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। ऐसे में तो वो बुरी तरह थक जाता और उसकी पूरी एनर्जी सिर्फ 2 इंटरमीडिएट स्पेल्स को इस्तेमाल करने में ही खत्म हो जाती। प्राइमरी मैजिक की शक्तियां इंटरमीडिएट मैजिक से बहुत कम होती थी, लेकिन इस फायर सोल की मदद से आरव अपनी प्राइमरी स्पेल्स की शक्ति को भी बढ़ा सकता था और ये मैजिकल बीस्ट का सामना करने में उसके बेहद काम आती। मार्केट में सबसे सस्ता फायर सोल भी लगभग 2 करोड़ का आता है और लोग इसे खरीदने के लिए बोलियां लगाते हैं। जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है उसे ही ये फायर सोल मिलता है। अब मुझे समझ में आया कि ये क्रिमिनल यहाँ क्या कर रहा था। ये फायर सोल ही इसे यहाँ लेकर आया है। मिस मीरा इस परेशानी की जड़ तक पहुंच गई थी, इसलिए उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। 2 करोड़, हे भगवान, इतने पैसों से तो मैं जादू नगरी के सबसे अमीर इलाके में एक बंगला खरीद लूंगा। आरव ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। फायर सोल की कीमत तो उसकी दुनिया में मिलने वाले डायमंड से भी ज्यादा थी। नहीं आरव, उतने पैसों में तुम जादू नगरी के अमीर इलाके में बंगला नहीं खरीद सकते, मिस मीरा ने आरव को बताया। आरव को ये तो पता था कि जादू नगरी में प्रॉपर्टी के दाम बहुत ज्यादा थे, लेकिन उसे ये भरोसा नहीं हो रहा था कि एक इतने छोटे से फायर सोल की कीमत भी इतनी ज्यादा हो सकती थी। फायर सोल की मदद से अपने फायर एलिमेंट की जादुई शक्ति को दुगनी हो जाने के बारे में सोचकर ही आरव के पेट में गुदगुदी होने लगी थी। अगर सच में ऐसा हो जाता तो वो न सिर्फ सर्वेंट क्लास मैजिकल बीस्ट को आसानी से मार पाता, बल्कि वॉरियर क्लास मैजिकल बीस्ट से भी आसानी से मुकाबला कर सकता था।